असल में आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रीम का नाम तो सुना होगा, नाम है जिसका फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली महिलाओं की क्रीम है ऐसा कहकर जब अपोजिशन की कंपनी ने प्रचार करना शुरू किया तो ये इन्होंने पुरुषों के लिए भी एक मेंस फेयर एंड लवली निकाली थी। वो फेयर एंड लवली बाद में चल के ग्लो एंड हैंडसम नाम लेकर मार्केट में आई थी। आज की न्यूज़ ये है कि ये ग्लो एंड हैंडसम नाम का जो ब्रांड है ना, ये अब नहीं मिलेगा। ये खबर कैसे बनकर आई है, क्या है, आज का सेशन इसी विषय पर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फेयर एंड लवली के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये विज्ञापन कहीं ना कहीं देख लिया होगा, और जिसमें महिलाओं के लिए एक विशेष क्रीम फेयर एंड लवली करके आया करती थी, जिसको बाद में ग्लो एंड लवली नाम दिया गया था। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको पूरी कहानी बताने वाला है कि कैसे फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली बनी, कैसे फेयर एंड लवली फॉर मैन ग्लो एंड हैंडसम बना, और क्या है फेयर एंड हैंडसम के साथ उसका विवाद। मतलब आज के सेशन के जो किरदार हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और इन इंटरेस्टिंग किरदारों को मैं अगर एक लाइन में पहले ही आपके सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास करूं। एक मिनट, आपका कंटेंट कहां चला गया? एक मिनट, मैं आपको ना मतलब कुछ किरदारों से परिचय करा देना चाहता हूं सो दैट आप आज के सेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएं। 3 किरदार हैं हमारे सामने। किरदार नंबर 1 फेयर एंड लवली, और अगर आप इससे वास्ता रखते हैं तो थम्स अप करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ साहब हम इससे वास्ता रखते हैं। फेयर एंड लवली भी 2 प्रकार की बनी, इनमें से एक थी फॉर वुमन और एक थी फॉर मैन। फेयर एंड लवली फॉर मैन, ठीक है। एक कंपनी और थी जिसका नाम था फेयर एंड हैंडसम। कंपनी ना कहिए, ब्रांड कहिए, फेयर एंड हैंडसम, क्योंकि असल में लड़ाई जो है वो, बताइए, ये व्हाट्सएप के ज़माने में हम जो है अंग्रेजी भी भूल गए हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए फेयर एंड हैंडसम वर्सेस फेयर एंड लवली की लड़ाई है। फेयर एंड लवली की जो पेरेंट कंपनी, ये ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम मतलब फेयर एंड लवली ब्रांड नेम है जिससे आप पहचानते हैं। जैसे अपनी पाठशाला को आप पहचानते हैं, अपनी पाठशाला एक तरह का ब्रांड नेम हो गया, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कंपनी है अपनी पाठशाला की वो ACPL है। ऐसे ही फेयर एंड लवली की जो ओरिजिनल कंपनी है वो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ऐसे ही फेयर एंड हैंडसम नाम से जो क्रीम आया करती है, इसकी ओरिजिनल कंपनी है इमामी। फेयर एंड हैंडसम के नाम से एक ब्रांड है जिसकी कंपनी है इमामी, ठीक है। लड़ाई जिनके बीच में आज आप सुनने जा रहे हैं वो सुनने जा रहे हैं इन 2 के बीच में, HUL वर्सेस इमामी। क्यों सुनने जा रहे हैं उसके पीछे का कहानी समझ लीजिए कि ये जो फेयर एंड लवली मैन के लिए आया करती थी, इस फेयर एंड लवली मैन वाली का नाम 2020 में बदल करके ग्लो एंड हैंडसम कर दिया गया। इसका नाम ही बदल करके ग्लो एंड हैंडसम कर दिया गया। ग्लो एंड हैंडसम फेयर एंड लवली का नाम था। फेयर एंड लवली ने भी महिलाओं के लिए भी अपना नाम बदला था, लेकिन उसका नाम रखा था ग्लो एंड लवली। यानी कि 2020 में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था, अगर आपको याद हो, ब्लैक लाइफ मैटर्स करके, जिसके बाद HUL ने फेयर एंड लवली नाम ही बंद कर दिया था और इस फेयर की जगह पर ग्लो शब्द यूज करने लग गया था। तो ग्लो एंड लवली तो महिलाओं के लिए हो गया, लेकिन ग्लो एंड लवली पुरुषों के स्थान पर ग्लो एंड हैंडसम हो गया। ये जो ग्लो एंड हैंडसम है, ये फेयर एंड हैंडसम से समानता रखता है, और यही इन दोनों के बीच का विवाद था, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुना और HUL से कहा कि आप अब इस नाम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये क्या लड़ाई है, सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये कहानी समझ में आ गई। लड़ाई फेयर एंड हैंडसम वर्सेस ग्लो एंड हैंडसम की है। कौन कब कैसे आया ये बताएंगे। इन 2 ब्रांड्स के लिए लड़ रही हैं HUL और इमामी। ये ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन इंडिया में इसने अपनी ब्रांच डाल दी और यहीं पर रजिस्टर हो गई मार्केट के अंदर, तो इसे इंडिया की तरह ट्रीट किया जाता है। और इमामी प्रॉपर तरीके से इंडिया की कंपनी है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई है इसको विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फेयर एंड लवली से।
फेयर एंड लवली संभवतः आपको ध्यान होगा। फेयर एंड लवली बहुत ज़्यादा विज्ञापन में इन एक्ट्रेस का नाम मैं मिस कर रहा हूं, अगर आप जानते हो तो बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में भी आने लगी हैं, उरी में भी थी, मैं नाम मिस कर गया हूँ, जस्ट थोड़ी देर पहले तो पता था, ठीक है ना। तो फेयर एंड लवली के विज्ञापन का ये फेस बन चुकी थी, इनके वजह से बहुत सारे विज्ञापन आया करते थे। इंडिया में ये बताया जाता था कि अगर आपका सांवला रंग है, आप रंग में डार्क कॉम्प्लेक्शन लिए हुए हैं, आप ब्लैक दिखते हैं, तो आप फेयर एंड लवली इस्तेमाल करें और उसकी वजह से आप गोरे हो जाएं। और गोरे हो जाने के लिए कुछ इस प्रकार से मतलब फोटोज दिखाई जाती थी और समय बता दिया जाता था कि 42 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, 6 हफ्ते तक आप फेयर एंड लवली लगाएं और गोरे हो जाएं। इस प्रकार का विज्ञापन आया करता था। और पहले मतलब लोकल टीवी जो चैनल्स थे, DD1 जैसे पे बहुत जबरदस्त विज्ञापन आया करता था, ठीक है। महिलाओं पर यह राज पूरी तरह से करने के बाद फिर पुरुषों को भी गोरा करने का इन्होंने प्लान किया था। पुरुषों को गोरा करने का प्लान जो था वो ग्लो एंड हैंडसम के नाम से जो आजकल जाना जाता है, उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि ये ट्रेडमार्क डिस्प्यूट बन गया है। HUL और हाँ यामी गौतम, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये सब चीजें कहां काम की हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट, ये असल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, ठीक है ना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पार्ट है, ना केवल टेक्नोलॉजी बल्कि आपके लिए यहां पर भी एक बड़ा पार्ट है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का भी एक बड़ा पार्ट है। बाय द वे, मैं एथिक्स से आपको याद दिला दूं कि जो मेरे साथी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एज पर प्रॉमिस मैंने पहले वादा किया था कि उनके लिए मैं एथिक्स शुरू करूंगा। 17 अप्रैल से रामनवमी के दिन से नटराज बैच में नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, RAS प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए। और उस बैच के अंदर शुरुआत एथिक्स से ही मैं करने जा रहा हूं। तो आप में से जो भी उसमें एनरोल होना चाहें, हो सकते हैं आज टीम संभवतः आप लोगों के सामने उसका विज्ञापन प्रस्तुत कर ही देगी, ठीक है। और उसमें एथिक्स से ही शुरुआत करने जा रहा हूं। बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि एथिक्स की क्लासेस आप लेकर आइए, क्योंकि एक बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट मेरा रहा है लंबे समय से अपनी तैयारी के दौर में। तो ऐसी स्थिति में 17 अप्रैल को तैयार हो जाइए, और 17 अप्रैल दिन खास भी है मेरे लिए, तो उसी दिन से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए आइए, तो ग्लो एंड हैंडसम फेयरनेस प्रोडक्ट अब मार्केट में नहीं मिलेगा, 2020 का मामला है। लेकिन अब थोड़ा सा कंपनी का परिचय ले लेते हैं। तो एक तरफ जो कंपनी खड़ी है वो है इमामी। इमामी कहां की कंपनी है? तो कोलकाता की कंपनी है। इसके 2 फाउंडर हैं, राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयन का। इन दोनों ने मिलकर के ये प्रोडक्ट बनाया और आज ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बड़े बड़े फिल्म स्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके जो काफी नॉन प्रोडक्ट्स हैं उनमें नवरत्न बोरो प्लस इनके लिए अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा, झंडू, मैंथो प्लस बाम, केश किंग, फेयर एंड हैंडसम। अब ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए आप, फेयर एंड हैंडसम। इस इमामी का ही एक ब्रांड है फेयर एंड हैंडसम। इमामी कंपनी हुई, उसका ब्रांड है फेयर एंड हैंडसम। अगर आप इनका पूरा की पूरा झुंड देखें तो इसमें आपको यहां पर फेयर एंड हैंडसम दिखाई पड़ जाएगा। ये फेयर एंड हैंडसम इनका बहुत जबरदस्त मार्केट में, ये समझ लीजिए कि जितनी भी क्रीम पुरुषों के लिए आती हैं उनमें 65% केवल फेयर एंड हैंडसम बिकती है। इस फेयर एंड हैंडसम शब्द को ही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ग्लो एंड हैंडसम के नाम से निकाल दिया था, और ग्लो एंड हैंडसम के नाम से निकाल करके इनका जो मार्केट था उसको खाने का प्रयास किया था। लड़ाई इस बात की है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों लोग आप देख लीजिए, 1974 में इन्होंने इस कंपनी इमामी की स्थापना की थी और काफी सारे प्रोडक्ट ये निकालते हैं। ऐसे ही जब बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ये तो साहब बड़ी कंपनी है। इस पर तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो किया हुआ है सर्फ एक्सेल का उदाहरण देते हुए कि कैसे मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बड़ी कंपनी बनी, बातें बाजार की, पर मैंने इस पर एक प्रॉपर सेशन किया हुआ है। फिलहाल इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और ये एक लिस्टेड कंपनी है इंडिया के अंदर, वर्तमान के अंदर। और ये इसका काम जो है FMCG गुड्स, यानी कि फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं। और फास्ट मूवर जो कंज्यूमर गुड्स हैं इनमें से संभवतया कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा जरूर होगा जिसका आप दिनचर्या में यूज करते होंगे, और आजकल किसी प्रभाव से नहीं कर रहे होंगे तो पहले किया होगा। जिसमें से प्रमुख ब्रांड है इनका फेयर एंड लवली, यानी इनके अगर भारत में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं उनमें टॉप लीडिंग प्रोडक्ट फेयर एंड लवली है। टॉप 5 प्रोडक्ट्स में ऐसे क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय, डव, किसान कैचअप, रेड लेबल, सर्फ एक्सल, व्हील, रिन, सनसिल्क, ये इनके प्रमुख प्रोडक्ट हैं, कोर हैं, ये ही सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं। बाकी इसके अलावा ट्रेसे में है, पेप्सोडेंट है, पॉन्ड्स, लिरिल, पता नहीं क्या क्या तमाम प्रकार के प्रोडक्ट इनके नाम से आते हैं जो कि मार्केट में अपनी पकड़ बनाकर चल रहे हैं, ठीक है साहब। चलिए, मतलब आप सोच सकते हैं फूड में, होम केयर में, पर्सनल केयर में, सब तरह से ये हिंदुस्तान यूनिलीवर फैला हुआ है। दोनों ही कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियों ने कैसे मार्केट को पकड़ा उसकी शुरुआत होती है बहुत पहले से, 1970 के दशक से।
असल में माइकल जैक्सन नाम से एक बहुत ही प्रमुख पॉप सिंगर अमेरिका में हुए थे, तो वो पैदाइशी ब्लैक, यानी कि वो वर्ण में सफेद ना होकर के काले रंग के दिखते थे। अब ये काला रंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहीं से कहानी की शुरुआत है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदर से बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि मैं काला क्यों दिखता हूं, और उन्होंने जन्म से प्राप्त अपने रंग को भुलाने के लिए, गोरा रंग प्राप्त करने के लिए खूब सारी सर्जरीज करवाई, काले से गोरा बनने के लिए, गोरी स्किन लगाने के लिए, और अंत में वो बन भी गए थे गोरा। लेकिन गोरा बनने के लिए उन्होंने जो सर्जरीज कराई और उन सर्जरीज के लिए जो दवाइयां खाई, उनकी वजह से उनकी मौत हो गई, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। लंबे समय तक उनका इलाज भी रहा, लेकिन कहते हैं कि वो एक रहस्यमयी मौत मारे गए। खैर, जो भी कारण रहा हो, फिलहाल के लिए जिनको भी माइकल जैक्सन नाचते हुए याद हैं, उन्हें गोरा माइकल जैक्सन ध्यान आता है। चलिए, किसी दिन माइकल जैक्सन पर वीडियो करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि उस व्यक्ति की स्टोरी बड़ी ही मतलब अचंभे वाली जिंदगी थी। मतलब वो व्यक्ति अपने साथ में डॉक्टर्स की पूरी टीम रखता था। कहते थे कि उसने उम्र पर कंट्रोल स्थापित कर लिया था कि मैं अपनी उम्र को नहीं बढ़ने दूंगा। उनके बारे में बहुत तरह की कहानियां प्रसिद्ध हैं, मतलब पता नहीं, खैर चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे उनके ऊपर। खैर, फिलहाल के लिए उनका काले से गोरा होना, इसको मार्केट ने समझ लिया कि कितना लोगों के अंदर अपने रंग को लेकर कॉम्प्लेक्सन है। अगर इस प्रोडक्ट को यह बेचा जाए कि माइकल जैक्सन तो पैसे वाला आदमी है जिसने अपनी सर्जरी करवा ली, प्लास्टिक सर्जरी करा के गोरा हो गया, लेकिन अगर कोई वाकई में गोरा होना चाहता है तो इसके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी लेबोरेटरी में एक प्रोडक्ट पर रिसर्च करवाना शुरू किया कि कैसे व्यक्ति काला होता है, और काला या फिर जो सांवला रंग है, अगर उसे हटाना हो तो इसके पीछे कारक कौन सा जिम्मेदार है। गोरे और काले व्यक्ति की स्किन में सबसे बड़ा अंतर किस चीज का है। यही जांच करते करते HUL के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च कंप्लीट की। उन्होंने विटामिन B3, नियासिनामाइड विटामिन B3 और सूरज की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देने वाली सनस्क्रीन लोशन का एक फॉर्मूला बना लिया। अब देखिए, विटामिन B3 गोरे रंग के लिए और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन को बचाने का उन्होंने एक लोशन बना लिया। और कंपनी ने दावा किया कि जो काला रंग है, जो मेलेनिन के कारण जो हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखता है, हमारी स्किन में जो मेलेनिन की ज्यादा मात्रा है जिसके कारण हम सांवले दिखते हैं, बोले ये जिन लोगों में ये पिगमेंट ज्यादा है वो काले हैं, और जिनमें ये पिगमेंट कम है वो गोरे हैं। तो गोरी त्वचा वाले लोगों के अंदर मेलेनिन की मात्रा कम होती है। अगर कोई भी प्रकार से हम ये वाला पेस्ट यूज करें, नियासिनामाइड और पैराबैंगनी किरणों की सुरक्षा देने वाला कोई लोशन लगा लें, तो किसी ना किसी प्रकार से हम मेलेनिन की मात्रा को कम कर सकते हैं। और अगर इसको हम कम कर सकते हैं, पिगमेंट की मात्रा को अगर हम कम कर जाएंगे, तो गोरे हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एक और माइकल जैक्सन ये सारा काम अपने ऊपर खर्चा करवा के रिसर्च के वो एक तरह से प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू करवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंडिया में उस समय 2 एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। उनमें से एक प्रीति जिंटा थी और एक काजोल थी। काजोल डार्क कॉम्प्लेक्शन में थी और प्रीति जिंटा फेयर कॉम्प्लेक्शन में थी। जो काजोल हैं, इन्होंने भी उस क्रीम का विज्ञापन किया, और उस क्रीम से लोगों ने यह सेंस क्रिएट कर लिया कि काजोल जो आज गोरी दिखती हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि काजोल ने उस प्रकार की क्रीम का इस्तेमाल किया जो काले को गोरा बनाती है, और काले से गोरा वो बनती हुई दिखती भी हैं। आज रियल लाइफ में वो पहले वाली काजोल नहीं है जिनका सांवला रंग हुआ करता था। तो लोगों में यह विश्वास बैठने लगा कि क्रीम में कोई असर है। विज्ञापन मार्केट में आने शुरू हुए। फेयर एंड लवली के विज्ञापन। आप वही वाली बात है ना कि अगर मैं पहले मोटा हुआ करता था, अगर मैंने थोड़ा भी अपना वजन कम किया है, और मैं कहूं कि मैं वजन कम किया हूं, ये मेरी जर्नी है, तो मैंने इस कारण से कम किया है, तो उसमें वजन बनता है। मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद मैंने कहा कि मैं ये पढ़ा करता था इसलिए सेलेक्ट, मेरी बातों में वजन आ गया। इस प्रकार से फेयर एंड लवली ने कुछ विज्ञापनों में ऐसे फिल्म कलाकारों को, ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया जिनके रंग में परिवर्तन आया, और विज्ञापन में दिखाना शुरू किया कि देखिए आप गोरे हो सकते हैं। 42 दिन में गोरा होने का प्रोडक्ट इन्होंने मार्केट में ला दिया कि साहब बस आप लगाइए, 42 दिन तक लगाइए, 6 हफ्ते में गोरा हो जाइए। जहां एक और पहले अमीर लोग अपने ऊपर तरह तरह के फाउंडेशन, मसाज और ये सब करा करके गोरे हुआ करते थे, फेयर एंड लवली एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ला चुकी थी, और बहुत सारे उपभोक्ताओं को ये अपने आप में बहुत बड़ी विजय लग रही थी कि अब मजा आ गया, अब हम गोरे हो सकते हैं। बस यही बात थी कि यहीं से ही लोगों के बीच में फेयर एंड लवली बहुत चर्चित चीज
बन गई, सस्ते दामों में थी, गोरा कर रही थी, तो अपने अंदर का जो सबसे बड़ा, आप सोचिए, कहते हैं कि भारत के लोगों में जन्मजात जो उन्हें कलर मिला है उसे लेकर के बड़ा ही कॉम्प्लेक्शन रहता है। 20 से 25% लोग ऐसे हैं भारत के जो अपने रंग से खुश नहीं हैं कि वो ऐसा क्यों दिखते हैं, और उनके लिए अगर यह उत्पाद अगर बनता है तो सोचिए 140 करोड़ की आबादी में अगर 28 करोड़ उपभोक्ता केवल रंग के लिए परेशान है तो सोचिए क्या होगा। वहीं दूसरी ओर भारत में जो भारत के लोगों की स्किन है इसमें एजिंग बहुत जल्दी दिखती है। हमारी स्किन की ही विशेषता है कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां बहुत जल्दी दिखती हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी एजिंग के लिए थे, यानी कि स्किन पर कुछ ऐसा लगाया जाए जिससे कि स्किन के ऊपर झुर्रियां ना पड़े। तो झुर्रियों से प्रोडक्ट तो निकल कर आ रहे थे, लेकिन हमारा जो मेजर कॉज था, झुर्रियां तो उम्र का फैक्टर मान लिया हमने, लेकिन रंग जो है वो अमीरी और गरीबी का सिंबल था। तो लोगों ने कहा अगर फेयर एंड लवली से ये वाली अमीरी मिले तो क्यों ना ली जाए। बस मार्केट ने इस चीज को पकड़ना शुरू कर दिया। और आप सोचिए कि 1975 में जो फेयर एंड लवली आई, सबसे पहले इसने आकर के लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर, कि आप गोरे होंगे ये पकड़ाया, दिमाग में समझाया, लोगों के अंदर दिमाग में ये भरा कि अगर आप गोरे होंगे तो आपकी शादी जल्दी होगी। बकायदा हमारी साइकोलॉजी के ऊपर उसने प्रॉपर वार किया। ऐसे 1990 में जाकर एक नैरेटिव शिफ्ट किया कि यदि आप जॉब लेने जा रहे हैं तो आप गोरे हैं तो जल्दी जॉब मिलेगी। मार्केट में इस तरह के विज्ञापन हमारे दिमाग में भरे गए कि आपका अगर रंग गोरा है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। और 10 से 19 के बीच में इन्होंने पूरी तरह से यह कहा कि अगर गोरी महिला है तो उसके अंदर ना केवल जॉब मिलने की बल्कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और महिला एम्पावरमेंट में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इन्होंने इतने विज्ञापन दिखा, जैसे आप कई बार देखेंगे कुछ विज्ञापनों में ये गोरी लड़की आ रही है तो उसे थक से नौकरी मिल रही है। और आज हम भी इस बात पर विचार करते हैं कि अच्छा इस कारण से तो नहीं है, लेकिन ये सब नैरेटिव बिल्डिंग की गई थी बकायदा विज्ञापनों के माध्यम से, एक्टर्स के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, और इस प्रकार से होते होते फेयर एंड लवली दिमाग पर लोगों के छा गया। वर्तमान में अगर हम बात किया जाए तो 200 मिलियन घरों में, लगभग 20 करोड़ घरों में आज फेयर एंड लवली यूज की जाती है। इसी बीच में आती है इमामी। इमामी ये पकड़ गई कि ये महिलाओं को टारगेट करके चलने वाली फेयर एंड लवली है, पुरुषों का मार्केट खाली है, तो क्या वाई शुड वुमेन हैव ऑल दी फन, महिलाओं के पास ही सारे के सारे आनंद क्यों हो, गोरे होने का विकल्प पुरुषों के पास भी होना चाहिए। साहब इमामी सलमान खान को पकड़ के जो विज्ञापन करा रहे हैं, ये शाहरुख खान को पकड़कर सबसे पहले मार्केट में आए। शाहरुख खान को इन्होंने पकड़ा और अपनी एक कंपनी, एक ब्रांड बना दिया। जैसे उनकी फेयर एंड लवली चल रही थी, ऐसे ये उठा लाए फेयर एंड हैंडसम। तो लवली शब्द हो गया महिलाओं के लिए और हैंडसम हो गया पुरुषों के लिए। इमामी ने फेयर एंड हैंडसम का गजब तरीके से शाहरुख खान के साथ विज्ञापन करवाया, लगातार उसका अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, लगातार 2 साल तक विज्ञापन कराया, फिर रीब्रांडिंग करी, बीच में कुछ फिल्में आई, उस दौर में भी इस चीज का गजब विज्ञापन किया। कुल मिलाकर फेयर एंड हैंडसम मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके से कि फेयर एंड हैंडसम लगाओ, तो लोगों ने यह दिमाग में बिठा लिया फेयर एंड लवली फॉर वुमेन और फेयर एंड हैंडसम फॉर मैन। ये सबके दिमाग में, हैंडसम लड़कों के साथ, लवली महिलाओं के साथ शब्द चिपका दिया गया, शब्द भी पुरुषों और महिलाओं में बट गए। मार्केट का ये और बढ़िया से आगे चल रहा था और फेयर एंड हैंडसम बेच करके इमामी बहुत लीडिंग कंपनी बनती चली जा रही थी। फिर आता है बीच में 2020 का दौर। अमेरिका के अंदर एक घटना होती है और उस घटना में एक व्यक्ति को, जॉर्ज फ्लॉयड अगर आपको ध्यान हो तो, एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा पीट कर मार दिया जाता है, जिसके चलते पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक मतलब बहुत बड़ा आंदोलन जन्म लेता है। आई कांट ब्रीथ मूवमेंट जन्म लेता है और इस चलते दुनिया में कालों के प्रति जो रवैया है दुनिया का, वो उजागर होता है कि कॉम्प्लेक्शन के साथ लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर चूंकि ये अमेरिका में हुआ था, अमेरिका से ड्रिवन पूरा मार्केट कैपिटलिस्ट चलता है, तो बोले यार इस तरह से तो नहीं चलेंगे भाई, गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले फिर क्या करें, तो बोले फिर फेयर एंड लवली की जो कंपनी, पेरेंट कंपनी है, इसने विचार किया कि अगर हम फेयर शब्द यूज करते हैं तो ये गोरापन के लिए बात है। अब गोरेपन की बात है, गोरे को हम प्रमोट कर रहे हैं, गोरे के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं, गोरा और काले की तो लड़ाई चल रही है। तो फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदल दिया और नाम बदलकर कर दिया ग्लो एंड लवली। अब यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब फेयर एंड लवली जो अभी तक गोरा करा रही थी, अब ग्लो एंड लवली हो गया। बोले जो आपका रंग है वही अच्छा है, बस उसमें चमक होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली कर अभी भी वो गोरा ही रही थी, नाम बदल दिया उसने, ग्लो एंड लवली कर दिया। यही वो दौर था जिसका इन्होंने लाभ उठा लिया। कैसे? फेयर एंड हैंडसम भी गोरा करा रही थी पुरुषों को,
उन्हें भी आवश्यकता थी कि वो फेयर एंड लवली से फेयर एंड हैंडसम से ग्लो एंड हैंडसम में बदलेंगे, क्योंकि फेयर शब्द को हटाना था। मार्केट में फेयर शब्द से लोगों को चिढ़ हो गई थी कि गोरा दिखना क्यों है, तो बोले फेयर एंड हैंडसम शब्द इमामी बदलेगा और बदलकर वो ग्लो एंड हैंडसम रखेगा। इस दाव को ये यूनिलीवर वाले थोड़ा जल्दी खेल गए और इन्होंने क्या किया, फेयर एंड हैंडसम तो मार्केट में चल ही रहा है, इतने में इन्होंने ग्लो एंड हैंडसम नाम से पुरुषों की क्रीम को रीलॉन्च कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, पहले फेयर एंड लवली 2 की आती थी, पुरुषों की अलग महिलाओं की अलग। अब पुरुषों वाली फेयर एंड लवली का नाम बदल करके ग्लो एंड हैंडसम नाम से नया प्रोडक्ट निकाल दिया, जो रिजेंबल करता था फेयर एंड हैंडसम ऑफ इमामी से। तो फेयर एंड हैंडसम इमामी, ग्लो एंड हैंडसम ऑफ यूनिलीवर। अब ये 2 मार्केट में आ गए और इनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, तो पूरी तरह से ये हुआ। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि फेयर एंड लवली बन चुका है ग्लो एंड हैंडसम, यहां पर देख लीजिए, और इसके चलते 2 के विज्ञापन बिल्कुल आमने सामने टक्कर में आ गए। फेयर एंड लवली जो बन चुकी है ग्लो एंड हैंडसम, और यहां पर फेयर एंड हैंडसम जो इमामी की तरफ से चल रही है, दोनों के विज्ञापन एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए। फेयर एंड हैंडसम वर्सेस ग्लो एंड हैंडसम। ठीक है, अब नामों में इतनी समानता है कि इस नाम की समानता से कंज्यूमर कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सी लेता था, फेयर एंड हैंडसम लेता था कि ग्लो एंड हैंडसम। और इतना ज्यादा विज्ञापन हुआ कि इसके चलते, क्योंकि फेयर शब्द हट गया है, ग्लो बन गया है, फेयर शब्द हट गया है, ग्लो बन गया है, तो लोगों के दिमाग में ग्लो एंड हैंडसम हो सकता है बोले फेयर एंड हैंडसम ने भी अपना नाम बदल के ग्लो एंड हैंडसम कर लिया हो, जबकि फेयर एंड हैंडसम ही रही, और बोले ये ग्लो एंड हैंडसम शब्द हो गया होगा, इसलिए HUL के प्रोडक्ट के अंदर बढ़ोतरी हुई, बिकना शुरू हुआ, उनका सेम नाम हुआ और बिकना शुरू हुआ। इसकी वजह से यह मामला पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचा, मुंबई हाईकोर्ट ने इस बात को सुना, क्योंकि यह मामला ट्रेडमार्क से रिलेटेड था। कोई भी प्रोडक्ट नेम जब होता है, ब्रांड नेम जब होता है, उसका ट्रेडमार्क लिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आप इन ट्रेडमार्क्स को लेते हैं, और इंडिया में ट्रेडमार्क का एक ट्रेडमार्क एक्ट 1990 एक्ट है जिसके तहत इसको लिया जाता है। तो बोले साहब ये पूरी तरह से ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है। दोनों लोग कोर्ट में पहुंच गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात सुनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात सुनकर उन्होंने कहा कि 2018 में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास किया था, ट्रेडमार्क प्राप्त करने का प्रयास किया था फेयर एंड हैंडसम का, फेयर एंड ग्लो एंड हैंडसम का, लेकिन ये उन्हें नहीं मिला था। 19 में रिजेक्ट हो गया था, 2020 में फिर से ट्राई किया। इसका मतलब पुराने से समय से दावा जो हैंडसम शब्द का है वो HUL का ही है। इमामी ने कहा सर हम तो शुरू ही फेयर एंड हैंडसम के नाम से हुए, हमारा हैंडसम शब्द उठा के ले गए अपने साथ। हैंडसम शब्द को लेकर लड़ाई जब हुई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमामी को धमका दिया, इमामी पे पेनल्टी लगा दी कि तुम हिंदुस्तान यूनिलीवर को परेशान नहीं करोगे, काम करने दो, कोई बात नहीं। इमामी शांत बैठा रहा। समय निकलता रहा। अचानक खबर 2024 की मार्केट के अंदर आती है। 2020 का दौर निकला, 2024 में आप लैंड करते हैं और खबर आती है कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर से कहा है कि बेटा सुनो, अगले 1 महीने के अंदर अंदर ग्लो एंड हैंडसम जो शब्द है ना ये गायब कर देना या मार्केट से प्रोडक्ट हटा देना। यह है ताजा अपडेट। मतलब यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर से कहा है कि आप अपना ग्लो एंड हैंडसम वाला जो टैग है ना इस शब्द को हटाइए, क्योंकि यहां पर हैंडसम शब्द यूज किया गया है इमामी के द्वारा और उनका ट्रेडमार्क है, और ट्रेडमार्क दोनों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है। कस्टमर इसकी वजह से परेशान होता है, वो धोखे में चला जाता है। तो HUL ने कहा सर हैंडसम शब्द तो बहुत कॉमन है, हर जगह यूज होता है। बोले वो बात सही है, स्टैंड अलोन अकेले में नाम यूज करिए ना हैंडसम का आप, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है एंड हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम एंड ग्लो हैंडसम, बोले इससे लोगों में कंफ्यूजन होता है, आप इस नाम से निकलिए नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। यानी कि कुल मिलाकर इमामी जीत गया है इस लड़ाई को कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर। ठीक है, यह थी पूरी कहानी। अगर कहानी रोचक लगी हो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करने के लिए यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे कि भाई साहब सब्सक्राइब करें चैनल पर, जो लोग हमें रेगुलर सुन रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा हमारे और भी चैनल्स, अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम और अपनी पाठशाला PCS एग्जाम, इन्हें जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।